नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। ओमान तट पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका तक में गुस्सा उठने लगा है, लेकिन पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल और तेज उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे इतने कमजोर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। वहीं ट्रंप और ईरान के बीच चल रहे शांति के ड्रामे के पीछे सच क्या है? क्या यह देश की शांति दिलाएगा देश को, या किसी बड़े खतरे की आहट है? आखिर ट्रंप ने ईरान को कौन सी रियायत दे दी है जिससे बात बन सकती है? देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना। अगर आपको लगता है कि सच्ची खबरें मिलना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा समझ जाइए। असली खबरों के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारा ये बुलेटिन, बाकी खबरें सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। वहां ना फॉरवर्डेड ज्ञान मिलेगा, ना IT सेल की ट्यूशन, सिर्फ खबरें, सवाल और उनकी पड़ताल मिलेगी। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करें, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज, मांग उठी राहुल गांधी को अपना नेता माने। भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका में बड़ी नाराजगी, लेकिन मोदी खामोश। ईरान ने भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका को घेरा और घिर गए मोदी। भारतीय नाविकों की मौत पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा ऐसा दब्बू पीएम चाहिए क्या? फिनलैंड में जयशंकर से ईरान युद्ध पर तीखा सवाल, क्या भारत सिर्फ बेबस दर्शक बन गया? अब शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय की उठती मांग से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजय राउत के सुझाव का पुरजोर समर्थन किया है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस से अलग होकर बनी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को वापस कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। गहलोत का मानना है कि देश का लोकतंत्र इस समय बहुत बड़े खतरे में है। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस से अलग होकर क्षेत्रीय दल बनने वाली सभी पार्टियों को पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और पूरे दिल से राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करना चाहिए। संजय राउत के समर्थन के बाद गहलोत ही नहीं, बाकी नेता भी क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय पर चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले दल कांग्रेस में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता और शरद पवार का नाम भी लिया। उनके मुताबिक ये सिर्फ गठबंधन नहीं, विलय हो सकता है। इसके बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ गई। हालांकि कांग्रेस का आधिकारिक रुख अलग है। केसी वेणुगोपाल ने विलय की खबरों को अफवाह बताया, लेकिन अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। उधर संजय राउत भी ऐसा सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से निकले दलों को घर वापसी की बात कही थी। इस बीच सुप्रिया सुले ने भी संकेत भरा जवाब दिया। उन्होंने सीधे इनकार नहीं किया। अब सवाल यही है कि विपक्ष नई शक्ल लेने जा रहा है या फिर ये सिर्फ सियासी अटकलों का दौर है। भारतीय नाविकों की मौत पर अब अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन की आलोचना तेज हो गई है। अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। इस घटना पर अमेरिकी नेताओं के सहयोगी नाराज हैं। एक कांग्रेस सहयोगी ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह हादसा टाला जा सकता था। उनका कहना है कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है, फिर भी भारतीय नागरिकों की जान चली गई। उन्होंने एक और गंभीर सवाल उठाया, घटना के समय भारत में अमेरिकी राजदूत मौजूद नहीं थे। ऐसे में हालात संभालने वाला कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। आलोचकों का कहना है ये बड़ी चूक थी। उन्होंने ट्रंप की ईरान नीति को भी निशाने पर लिया। कहा गया कि इस नीति के दुष्प्रभाव भले पहले से दिख रहे थे, फिर भी जरूरी सावधानियां नहीं बरती गई। अब मांग उठ रही है कि नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। यानी ये मामला भारत ही नहीं, अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि भारत के पीएम मोदी अब इस पर बिल्कुल शांत हैं। ईरान ने भारतीय नागरिकों की मौत पर अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती और कानूनहीनता बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही भारत की जनता और सरकार के प्रति भी दुख व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हमला गलत था, यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, साथ ही समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की। उसने अमेरिका को जवाबदेह ठहराने की अपील की। ईरान द्वारा निंदा करने के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ईरान ने भारतीय नाविकों की हत्या की निंदा की और यहाँ कुछ भारतीय ही अपने ही लोगों की मौत को सामान्य बताते हुए उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। और इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। शर्मनाक है।
मोदी सरकार के आलोचकों का कहना है कि 3 शहीद भारतीय नाविकों के साथ पूरा देश खड़ा है, सिवाय भारत के प्रधानमंत्री के। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, एक बार नेहरू जी के कार्यकाल को लांग जाने के आए उत्सव से फ्री होंगे, तब जाकर इस दुखद खबर का कई स्क्रॉल में जिक्र होगा। वैसे भी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड के गुनाह भी साहब सर माथे पर लेते हैं। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस मामले में अमेरिका से जवाबदेही तय करे। पार्टी ने अमेरिकी हमले की भर्त्सना की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्तों की दुहाई देकर उसने कहा कि पीएम मोदी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने और परिजनों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की। वहीं भारत सरकार ने इस घटना पर अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर इस मामले में चिंता जाहिर की। भारत के इस रिएक्शन को कमजोर माना जा रहा है। दरअसल ओमान तट पर सेटे बेलो नाम के जहाज पर हुए हमले में ये दुखद हादसा हुआ। इस जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 3 नाविकों की मौत हो गई। भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के पीएम ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने के बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं, मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए? एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय नाविकों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ये बेहद दुखद है कि प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय तो है, लेकिन भारतीयों को मारने वाली अमेरिकी सेना की निंदा करने का समय नहीं। ओमान तट पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर विपक्ष के घेरने के बीच ही भारत ने विरोध जताया है। मैरीवेक्स और सेटेबेलो के बाद जलबीर नाम का जहाज भी अमेरिकी हमले का शिकार हुआ। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन जहाजों ने ईरान से तेल लाने की कोशिश की थी। सेना ने चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर जहाजों के इंजन रूम पर मिसाइलें दागी। भारत सरकार ने इन हमलों की बेहद चिंताजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर साफ कहा कि यह हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापार और आवाजाही की आजादी की मांग दोहराई। फिनलैंड में जयशंकर ने भारत की नीति का बचाव किया। बात रूसी तेल खरीद को लेकर उठी थी। इस पर उन्होंने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत तेल की कीमत और उपलब्धता देखकर खरीदता है। उसमें बाजार में रूसी तेल ज्यादा उपलब्ध था, क्योंकि यूरोप मध्य पूर्व का तेल खरीद रहा था। ऐसे में भारत के सामने विकल्प सीमित थे। यहीं से उन्होंने यूरोप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय हथियारों से किसी यूरोपीय देश पर हमला नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने कहा यह सिर्फ आज की बात नहीं, कई वर्षों से ऐसा होता आया है। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय हालात अलग थे। उनके मुताबिक तब अमेरिका ने भी भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा था, ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित देखकर फैसला लेता है, और यही किसी भी जिम्मेदार देश का कर्तव्य होता है। ईरान युद्ध पर सवाल पूछे जाने पर जयशंकर ने दुनिया की बेबसी का जिक्र किया। फिनलैंड में उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ बेबस दर्शक बन गया है, और क्या भारत इस युद्ध में कुछ कर सकता है? ये सवाल सुनकर जयशंकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ भारत ही नहीं, इसमें दुनिया का बड़ा हिस्सा यही महसूस कर रहा है। यानी कई देश हालात को देखकर परेशान हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें। इससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। पेट्रोल डीजल खरीद पर नई पाबंदी, सरकार ने नियम बदले, सुरक्षा हटी, अब एयरगन से अभ्यास कर रहे कीर्ति आजाद। ईरान का दावा, अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई और ईरान अमेरिका समझौता करीब, ट्रंप ने दी बड़ी रियायत। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नई पाबंदियां लगाई हैं। अब कारखाने और कारोबार करने वाली कंपनियां पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। उन्होंने इसके लिए अलग सप्लाई चैनल का इस्तेमाल करना होगा। सरकार का कहना है कि हाल में बिक्री असामान्य रूप से बढ़ी। कई कंपनियां सस्ता ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंपों का रुख कर रही थी। इसी वजह से आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ने का खतरा था। सरकार ने डीजल खरीद की सीमा भी तय कर दी है। अब एक वाहन या
उपभोक्ता को रोज 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि खरीदा गया ईंधन दोबारा बेचा नहीं जा सकेगा। यह आदेश फिलहाल 90 दिनों तक लागू रहेगा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि अब निशानेबाजी का अभ्यास करता हूं क्योंकि मेरी सुरक्षा हटा दी गई है। उनका दावा है कि बीजेपी छोड़ने के बाद सुरक्षा कम हुई, इसी कारण खुद को तैयार रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि टीएमसी नेताओं पर दबाव बनाया गया, कुछ नेताओं को धमकियां दी गई, कुछ को पैसे का लालच दिया गया। कीर्ति आजाद ने दावा किया कि कई लोग डर गए, वहीं कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने बागी नेताओं को गद्दार भी बताया, साथ ही कहा कि उन्हें डराया नहीं जा सकता। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का दावा किया है, हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मजबूत समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जो अमेरिका की मुख्य शर्त थी। ट्रंप का दावा है कि इस डील का 95% हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि ईरान ने अभी तक किसी भी ऐसे समझौते की पुष्टि नहीं की। ट्रंप ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी अभी जारी रहेगी। ये नाकाबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ये सौदा पूरी तरह फाइनल ना हो जाए। जल्द ही इस समझौते को एक औपचारिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि जल्द किसी यूरोपीय देश में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस शांति समझौते की सच्चाई और इसकी शर्तों पर टिकी हैं। ट्रंप जहां युद्ध खत्म करने और डील होने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की अंतिम पुष्टि से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वाकई ने इसे सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी तक किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी खबरें आ रही हैं वो केवल अटकलें मात्र हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि वो बातचीत में अपनी रेड लाइन से समझौता नहीं करेगा। वार्ता का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका बार बार अपने रुख बदल रहा है। इस कारण से अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया। अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया। इसके ठीक उलट ईरान ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। ट्रंप ने ईरान को बड़ी रियायत देने का संकेत दिया। इन्हीं के साथ अमेरिका ईरान समझौता करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, हालांकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि यूएन निरीक्षक इसकी देखरेख करेंगे। ये ट्रंप के पुराने रुख से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहले ट्रंप यूरेनियम नष्ट करने की मांग कर रहे थे, अब दोनों पक्ष बीच का रास्ता तलाशते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले एक रूपरेखा समझौता होगा, इसके बाद विस्तृत परमाणु समझौते पर बातचीत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य तुरंत खोला जा सकता है। समुद्री व्यापार भी धीरे धीरे सामान्य करने की तैयारी है। अमेरिकी नाकेबंदी हटाने पर भी सहमति बनने की बात है। युद्ध विराम को 60 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव भी बताया गया है। इसमें लेबनान को भी शामिल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है। संभावित समझौते को इस्लामाबाद समझौता नाम दिया जा सकता है। हालांकि अभी अंतिम मंजूरी बाकी बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के शीर्ष नेतृत्व की सहमति जरूरी है। उधर दावा है कि इजरायल को पूरी जानकारी नहीं थी। यही वजह है इस खबर ने नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। शाम 6 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.